तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आयुषी जल्दी से, प्रिकॉशन इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आयुषी। Self-imputed factors are always included in the calculation of national income. Production for self-consumption is always included in the calculation of national income. Intermediate consumption is excluded from the calculation of national income. Second-hand goods are always excluded from the calculation of national income. Financial documents or paper claims like shares, bonds, debentures are always excluded from the calculation of national income. Illegal activities like smuggling is always excluded from the calculation of national income. Self-imputed services is always excluded from the calculation of national income. Windfall gains like capital gain is always excluded from the calculation of national income. Indirect taxes is always excluded from the calculation of national income. Transfer income is always excluded from the calculation of national income. ये आपकी रिवीजन के लिए मैंने कराया है। मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में इसकी चर्चा कर चुका हूं, ताकि जब मैं आपसे डिस्कशन करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर है। सबके स्कूलों में पेपर पेपर जब भी यूटी फाइनल होंगे, प्री बोर्ड होंगे, सब में क्वेश्चन आएंगे। और बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया इस चैप्टर का कंक्लूजन, कोई मिस नहीं करेगा। तो मेरा क्वेश्चन शुरू होता है। वंश, साउंड अनम्यूट करके बात करो बच्चे। वंश। यस सर। वंश लावरिया बोल रहे हो बच्चे? यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चे? सर ठीक चल रही है। टॉपिक सारे क्लियर हैं, सारे जितने कराए मैंने? सर सर मेरी तो फर्स्ट क्लास है वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए मैं पूछ रहा था आपसे। तो समय निकाल के बीसीसी ऐप से पुराने टॉपिक एक बारी अंडरस्टैंड करो। कोई भी कंफ्यूजन ओके हो सर। वंश, तो मुझसे पूछोगे, मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ओके सर। क्लास में 3-4 बच्चों जिसकी लेट ज्वाइनिंग है, उसाइला को भी कह रहा हूँ, अलग से भी शेड्यूल बना के क्लास ले लूंगा प्रॉब्लम को लेकर। और गीतांजलि के लिए भी बोला है मैंने। गीतांजलि का हिंदी मीडियम है, कहीं पर भी नोट्स बनाने में कहीं डाउट हो कि ये 3 लाइनें लिखनी है, क्या लिखना है, क्या कंसीडर करना चाहिए, तो ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। पेंडिंग कुछ कुछ मत छोड़ना। कोई भी डाउट लगे उसका सेशन रख लेंगे अलग से। और इंग्लिश मीडियम वाले तो सारे मेरे से क्लास में चर्चा कर ही रहे हैं। नए वालों के लिए भी बोला है, अलग से भी कर सकते हैं। क्लियर है वंश? ओके सर। तो जो टॉपिक चल रहा है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 15 एग्जांपल्स कर लिए थे बच्चों। एग्जामिनर 3 नंबर के लिए 3 एग्जाम्पल लिखेगा, 4 नंबर के लिए 4 एग्जाम्पल लिखेगा कि कौन कौन सी आइटम नेशनल इनकम में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। आधा नंबर यस नो, आने या ना आने का, और आधा नंबर रीजन का। तो मेरा 16th एग्जाम्पल सामने चल रहा है। पिछली क्लास में हमने 15 एग्जाम्पल खत्म करे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ द यूनिट 1। तो खेल शुरू करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड। ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड, नेशनल इनकम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसके लिए क्या याद रखना चाहिए, एक बार फिर बता रहा हूं। नए बच्चे भी हैं, कोई भूल गया उसके लिए भी। सारे चैप्टर के थ्योरी के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा मैंने 3 फार्मूले बताए हैं नेशनल इनकम के। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। उसमें जितना भी आइटम प्लस किए हैं वो इंक्लूडेड है, माइनस वाली एक्सक्लूडेड है। फार्मूले याद नहीं भी हुए हैं तो एक पेज पर वो सारे फार्मूले लिख लो, क्योंकि उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने कराने हैं। नए बच्चे ध्यान से सुन लो। दिवेश, वंश, ओसाइला, हमने इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक है जहां से क्वेश्चन कैरी हो रहा है। एक ये प्रिकॉशन का, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करने हैं। दूसरा प्रैक्टिकल 42 क्वेश्चन का असाइनमेंट शुरू करने वाला हूं। सिर्फ फार्मूलों को पिन पेज पे लिख लो, मेरे पुराने एपिसोड से देखकर। याद धीरे धीरे प्रैक्टिस करके भी हो जाएंगे, और वो बार बार रिवीजन वहां चलेगी। किसी को भी कॉन्फिडेंस कम हो, कवर हो जाएगा। तो तीसरी बात मैंने बताई थी, प्रिकॉशन याद करनी है। फार्मूले, प्रिकॉशन और चैप्टर के सारे कंटेंट्स आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए। तो यहाँ ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड, मेरा क्वेश्चन अनुभव से है, ये नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा। बाकी सब मन में सोच रहे हैं। अनुभव अग्रवाल, अलीशा शर्मा, रिस्पॉन्स करना है बच्चों, तभी पता चलेगा। सर आएगा क्योंकि ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन परफेक्शन, बहुत बढ़िया आंसर भैया। ड्यूरेबल गुड्स का एग्जाम्पल और लगा के लिखा हुआ है। आपने एज ए हाउस होल्ड सेक्टर कार खरीदी है, कार खरीदी है। अरे कुछ बच्चे कंफ्यूजन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख देते हैं। आपकी गलती मैं बता देता हूं। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कार फिक्स्ड असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स है, इसे जीडीसीएफ लिख दो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। खबरदार, सबको याद है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 4 कंपोनेंट। चारों कंपोनेंट याद है? नहीं याद है तो सुन लो। क्या? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो कार घर वाले खरीद रहे हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, सिर्फ घरों की बात हो रही है, कार की बात नहीं हो रही। तीसरा नाम लिखवाया था पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार
जो भी पुल बना रही है, सरकारी बिल्डिंगें हैं, वो सारी की सारी फिक्स असेट्स जिसमें सरकार ने पैसा लगाया है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा आखिरी बात क्या थी, पूछूंगा अलीशा, फोर्थ कंपोनेंट Inventory इन्वेंट्री, सबको investment. याद है, गड़बड़ मत कर देना। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, नाम बदल दो, चेंज इन स्टॉक। प्रैक्टिकल में हमने बहुत सारी बातें बताई थी इसकी। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दुकानों में जो माल पड़ा हुआ है बेचने के लिए, उसको बोल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये है जीडीसीएफ। खबरदार कार को ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। तो ये क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। टीचर को पता है कहां कंफ्यूजन हो सकती है बच्चे को, कहां वो रीजन गलत लिखेगा, नंबर कटवा देगा वहां। तो ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड लाइक कार, तो ये क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबको मालूम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी यानी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में आता है। तो हम लाइन क्या लिख रहे हैं, यस इट इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पुष्टि क्लियर है सर ये गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन में नहीं आएगा? ना बच्चे? अरे गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्या होती है, कौन सी पेरिशेबल गुड्स की बात होती है वहां पर, पेरिशेबल गुड्स। बच्चे क्लियर है? और क्लियर है बच्चे? सिर्फ पेरिशेबल गुड्स। क्लियर है? हाँ जी, पेरिशेबल प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन की बात कर रहे हो ना, हाँ जी, हाँ तो वो तो जी। पेरिशेबल गुड्स को लेकर नॉर्मली बात होती है, या वैल्यू एडेड मेथड की बात करो। क्लियर है? ओके सर, हाँ जी। अगली बात, अगला क्वेश्चन सर पुष्टि को बताना। हाँ बोलो जी बोलो। सर इसमें फाइनल गुड तो लिख सकते हैं ना? फाइनल गुड्स भी लिख सकते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। फाइनल गुड्स भी लिख ओके सकते सर। हैं। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, दोनों टेक्निकल एरिया है इकोनॉमिक्स का, बिल्कुल यूज हो सकता है। बिल्कुल आगे चलेंगे। अगला आंसर पुष्टि को देना है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय इंडियन बैंक फ्रॉम द ब्रांचेस अब्रॉड। पुष्टि, आएगा रीजन? NFIA। बिल्कुल ठीक है, एनएफआईए बोल दो भैया, सबको मालूम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एनएफआईए का फार्मूला पूछ रहा हूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होता है नेशनल इनकम में। सबको फार्मूले मालूम है, नहीं है तो पिन पेज एक अलग से शीट पर लिख लो, प्रिकॉशन भी कवर हो जाएंगे उससे, और प्रैक्टिकल एरिया भी कवर हो जाएगा। जो लेट आए हैं भूल गए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, एक चार्ट बना के उसको सामने रख के बैठे। तो प्रॉफिट इंडियन बैंक का एग्जांपल ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भैया आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हिंदुस्तान का, मेरा क्वेश्चन, नेशनलाइज बैंक मालूम है आपको? अरे स्नेहा, स्नेहा, हाँ सर, नेशनलाइज बैंक क्या होता है? जो पहले प्राइवेट बैंक था फिर उसे वो PSU में कन्वर्ट कर दिया। ईयर वगैरह कुछ डिटेल बता सकते? अरे मैं एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ थोड़ा डिटेल में। आई थिंक SBI 1955। ना 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 59 था। कोई बता सकता है नेशनलाइज बैंक हिंदुस्तान में कब से शुरू हुए? बैंकिंग के चैप्टर में बहुत डिटेल में करेंगे हम। भैया हिंदुस्तान के कॉमर्शियल बैंक्स एक आइडिया दे देता हूँ आपको। कॉमर्शियल बैंक हमने बचपन में आपको एक नंबर के लिए याद कराया, बैंकिंग के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये चैप्टर अभी करानी है। कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग याद कराया था, कुशल याद है? हाँ भैया। तो एक बार सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, कॉमर्शियल बैंक आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which is primarily indulge in accepting deposit and lending funds to obtain the target of profit। आपकी नॉलेज के लिए डिस्कस कर रहा हूँ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का पहला टाइप है नेशनलाइज बैंक। हिंदुस्तान में देश की आज़ादी से पहले बहुत सारे बैंक थे। अरे बैंक बोले तो मनी लेंडर बोले तो साहूकार। जितने जमींदार थे, लोगों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा देते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। अंग्रेजों ने बहुत सारे बैंक बनाए। अंग्रेजों ने, एग्जांपल ले रहा हूं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कुशल नाम सुना है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? नहीं भैया। ये सब अंग्रेजों के। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आज एसबीआई कहा जाता है। एसबीआई तो पता है? हाँ भैया, एसबीआई। SBI पता है। तो ये अंग्रेजों ने बैंक बनाए थे ताकि हिंदुस्तान की वेल्थ को बहुत ज्यादा तेजी से
वो एक्सप्लॉइट करके अपनी कंट्री में ले जाएं, तो उनके लिए बैंक बनाए ताकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मनी ट्रांसफर हो सके, ट्रेड को प्रमोट किया जा सके और वेल्थ को वो अपने देश में ले जाएं। तो हमारे देश की वेल्थ को ट्रांसफर करने के लिए बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन वो सब प्राइवेट बैंक थे, मनी लेंडर से, साहूकार थे, उसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का, छोटे छोटे बिजनेसमैन का, हाउस होल्ड का कोई विश्वास नहीं था, वो उनको यूज नहीं करते थे, बड़े व्यापारी यूज करते थे, बिजनेस क्लास के लोग यूज करते थे। तो लोगों में विश्वास को बनाए रखने के लिए हिंदुस्तान में आजादी के बाद बहुत सारे बैंक, हर वो बैंक जिसका कैपिटल 50 करोड़ से ऊपर था, उसको सरकार ने खरीद लिया और देश को समर्पित कर दिया, नेशनलाइज बैंक। अरे भाषा समझ में आती है स्नेहा को? यस सर। सर एसबीआई तो 1955 में ही उसको हाँ, nationalize किया। 19 कुछ बैंक हो गए थे, 6 बैंक थे ऐसे, 6 बैंक थे ऐसे एसबीआई, और एसबीआई के साथ में उसके 6 बच्चे थे। स्नेहा मालूम है 6 बच्चे? नो सर। अरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेजर बैंक है, पेरेंट कंपनी है, उसके अलावा 6 बच्चे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, वो सारे के सारे 6 बैंक अब एसबीआई में मर्ज हो चुके हैं। ये मैं स्टोरी बैंक में, बैंकिंग के चैप्टर में बहुत डिटेल में बताऊंगा, बुक में नहीं मिलेगी कहीं। तो बच्चों मैंने नेशनलाइज बैंक बताया जिसको सरकार ने नेशनलाइज कर दिया। कॉमर्शियल बैंक का एग्जांपल आईडी आपको मालूम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एक्सेट्रा। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं सारे प्राइवेट बैंक, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। प्राइवेट बैंक का एग्जांपल कुशल आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। एग्जांपल ऑफ प्राइवेट ना बच्चे, एचडीएफसी खबरदार, पाप लगेगा। प्राइवेट बैंक का एग्जांपल यहाँ क्या बोल रहा हूँ, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। इतनी बात क्लियर? अरे एक्सिस तो पता होगा आपको, जिसका हाँ पुराना भाई। ना, पूरी क्लास से मेरा क्वेश्चन है जीके का। अरे बिना एंट्रेंस टेस्ट के कॉलेज में नहीं जा सकते, तैयारी कर लो। तो मेरा क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक सबको मालूम है, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट बैंक है, आप इसका ओरिजिनल नेम बता दो, पुराना नाम। ये केस हार गया था, अपने ओरिजिनल नाम को चेंज करना पड़ा और एक्सिस बैंक रखना पड़ा। खबरदार किसी ने गूगल माता से पूछा तो, पूरी क्लास जल्दी, एक्सिस बैंक का पुराना नाम। सर यूटीआई बैंक लिमिटेड। यस यस, पुष्टि गूगल माता की जय तो नहीं हुई है ना? नहीं सर, पता हाँ, था। बढ़िया बढ़िया। तो ये देखो, ये एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है हिंदुस्तान का, उसका पुराना नाम यूटीआई बैंक। हिंदुस्तान में एक सरकारी कंपनी है, 1964 में स्टैब्लिश हुई थी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। उसने केस कर दिया इसके ऊपर कि भैया तुमने हमारा नाम कॉपी कर लिया, केस हार गए ये और इन्हें नाम बदलना पड़ा एक्सिस बैंक। तो ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हम करेंगे आपकी नॉलेज के लिए। प्राइवेट बैंक कॉमर्शियल बैंक का पार्ट है, नेशनलाइज बैंक के एग्जांपल लिए कॉमर्शियल बैंक का पार्ट है। ऐसे ही फॉरेन बैंक, कुशल फॉरेन बैंक का HDFC। एग्जांपल, हाँ ये एचडीएफसी बैंक। और ये मैं आपको थर्ड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी में बताऊंगा कि हमारे सेंट्रल बैंक्स पहले रेगुलेटर का रोल प्ले करते थे, रेगुलेटर बिफोर 1991, और बाद में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के चलते अब सेंट्रल बैंक क्या हो गया है, फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है। वो उतना सख्त नहीं रहा, जिसके चलते फॉरेन बैंक्स को इनवाइट किया गया, कंपटीशन को बढ़ाया गया, सर्विसेज को मोटिवेट किया गया, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए गए। ऐसी बहुत बढ़िया डिस्कशन हम लोग एलपीजी के चैप्टर में, एलपीजी समझ में आ गया, लिबरलाइजेशन, Privatization, globalization. खबरदार किसी को एलपीजी गैस समझ में आ रही है तो चैप्टर है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी बड़ी मजेदार है, बड़ी सारी स्टोरीज आपको सुनने में मिलेगी जो आपके याद करने के लिए रहेगी, जिससे आपका फ्यूचर में एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह में बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर हम इन तीनों को कलेक्टिवली कॉमर्शियल बैंक बोल रहे हैं, और इन कॉमर्शियल बैंकों की ब्रांचेस, अरे प्राइवेट बैंक, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान में एसबीआई सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक है। बड़ा का मतलब सबसे ज्यादा ब्रांचेस विद इन कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री। तो एसबीआई की बाहर, देश के बाहर बहुत सारी ब्रांचेस है, वहां से करोड़ों रुपया कमा के लाते हैं, ये करोड़ों रुपया कमा के लाते हैं। तो ये कमाई क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अरे रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट के नाम से तुम्हारे देश की कोई कंपनी पैसा कमाए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो सबको क्लियर हो गया? इट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिवेश आइडिया लग रहा है? दिवेश जैन, अलीशा, फैक्टर इनकम प्रॉफिट के नाम से फॉरेन कंट्री से आ रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आगे चलेंगे।
कॉमर्शियल बैंक का आइडिया दिया है मैंने। कॉमर्शियल बैंक में हिंदुस्तान के सारे नेशनलाइज बैंक, किसी जमाने में नेशनलाइज बैंक, अरे आज से 5 साल पहले, स्नेहा से क्वेश्चन है, हमारे देश में नेशनलाइज बैंकों की संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द जीके जनरल अवेयरनेस। स्नेहा, पुराने जमाने में नेशनलाइज बैंक कितने होते थे 3 साल 4 साल पहले तक? 14। ना बच्चे, नेशनलाइज बैंक एक बार बने 6, उसके बाद 14 ऐड हो गए, 20, 6 बच्चे 26। एक मैं ये बैंकिंग के चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा, अभी आइडिया दे रहा हूं। 26 बैंक में से एक बैंक आरबीआई को गुस्सा आ गया, उसने उठा के पीएनबी में मर्ज कर दिया 25। तो आज से 3-4 साल पहले तक, अगले पिछले 15-20 सालों में जीके में हिंदुस्तान में नेशनलाइज बैंक 25 थे। इन 25 नेशनलाइज बैंक में से एसबीआई के 6 बच्चे, कुशल समझ में आ रहा है? एसबीआई के 6 बच्चे हाँ भैया। मर्ज कर दिए एसबीआई में, 6 बैंक खत्म हो गए, 19 नेशनलाइज बैंक हो गए। अभी आपके साल में, अरे मालूम है किसी को? 12। आपके साल में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जैसे बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए हैं पीएनबी में। अरे मालूम है नहीं मालूम? मर्जर। कुशल बोलो भाई। अरे तुम्हारा ही देश है, मोहल्ले की बात मालूम होनी चाहिए बच्चों। अरे नाम सुना है आयुषी? नाम सुना है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स? Yes, sir. ऐसे बहुत सारे बैंक भारत सरकार ने मर्ज कर दिए पीएनबी में। अब संख्या और कम हो गई है। और सरकार का, मैं कल को एक टर्म याद कर लो सारे, इंडियन इकोनॉमी में चलेंगी ये बातें, बड़े काम किए। कुशल, पूरी क्लास, एनपीए की फुल फॉर्म नहीं पता भैया। ए बच्चों, अरे नॉन परफॉर्मिंग असेट। हाँ, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, सारे बच्चे याद कर लो। हमारे बैंकों की बैलेंस शीट में असेट साइड में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, असेट साइड में करोड़ों रुपए का ऐसा अमाउंट है, ऐसा अमाउंट है जो नीरव मोदी जैसे, अरे नीरव मोदी जैसे 3-4 तो दुनिया में सबको मालूम है। अरे मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे नीरव मोदी, डायमंड का व्यापारी, और वो तुम्हारा हाँ, माल्या की बात कर रहा हूं। ऐसे हजारों हैं जो पैसा लेके भाग गए हैं और बैलेंस शीट में विजिबल है, लेकिन पैसा आ ही नहीं सकता। अगर सरकार आज पब्लिकली अनाउंस कर दे तो बैंक डिफॉल्ट हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट अनाउंस हो जाएगा, लोगों में विश्वास खत्म हो जाएगा और लोग पैसा बैंकों से विड्रॉ करने की बात करेंगे जो बैंकों में है ही नहीं। तो उनको बचाने के लिए बैंकों की संख्या कम करी जा रही है, ताकि जिस बैंक में प्रॉफिट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को मैनेज कर जाए। तो बैंकिंग सिस्टम को रिवाइव करने के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए सरकार सारे नेशनलाइज बैंकों को मर्ज करके फ्यूचर में गिनती के 5-7 बड़े नेशनलाइज बैंक बना देगी। समझ में आ रहा है जी? जो सरकार का पिछले 2-3 सालों से खेल चल रहा है। अरे समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट बात है। आयुषी, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आगे चलेंगे जी। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या था? अर्निंग ऑफ शेयर्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स। ध्यान से जवाब देना, क्वेश्चन है लागवी के लिए, बाकी सब मन में सोचें। लागवी सर नहीं होगा इंक्लूडेड क्योंकि एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का पार्ट है। ए बच्चे, कारण आपका 0। देखो सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, 12th में तो गलत टिक करोगे सिर्फ 0 मिलेगा, लेकिन 12th के बाद जितने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करोगे सब में नेगेटिव मार्किंग चलती है। एक सही करो 4 मिलेगा, एक गलत करो 1 माइनस होगा। गलत करने का नुकसान है, 0 की बात नहीं है। तो पाप लगेगा बच्चों। आपने सारी बातें मैंने आज भी रिवाइज करवाई हैं, आयुषी ने बोली है, पिछली क्लास में भी चली है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। अर्निंग लिखा है, अर्निंग। आयुषी से क्वेश्चन है, कारण बताएं। Sir, capital gain. यस, विंडफॉल गेन्स की बात हो रही है। खबरदार फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लिखा, पूरी क्लास को मैं बोल रहा हूं, गड़बड़ मत कर देना। वो बोले शेयर्स को बेचा जा रहा है, सिर्फ इतनी बात बोले, सेल ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, सबको मैंने बताया। शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, करेंसी का सेल परचेज हो, इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, also known as paper claims, never be included in the calculation of national income. Reason मालूम है? Financial document not reflect the production of final goods and services.
तो यहां पर सेल परचेज ऑफ शेयर्स नहीं लिखा, यहां कह रहा है शेयर्स को बेचने से मुनाफा हो गया। मुनाफा समझ नहीं आता, अर्निंग हो गई, यानी 10 लाख के शेयर 15 लाख में बेच दिए, तो ये 5 लाख रुपए तुमने थोड़ी ना कुछ करा है। डिमांड एंड सप्लाई का वैक्यूम क्रिएट हो गया, दाम बढ़ गया। केतन पारिक की बात करी, अरे कुशल केतन पारिक, हर्षद मेहता, अरे पुराना जमाना याद ना हो तो पिक्चरें तो याद होगी। हाँ भैया देखिए। पिक्चर देखी है हर्षद मेहता, 1990 पूरी 1991 की बात कर रहा हूँ, 91 से 93 पूरी दुनिया में तहलका मच गया था इसकी वजह से, और सारे लोग हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो गए थे। छोटा छोटा व्यापारी थोड़े से पैसे कमा के ला रहा है, उसको भी पैसे को शेयर मार्केट और पैसा कमाना शुरू कर दिया था, और पता चला कि स्केयरसिटी, आर्टिफिशियल स्केयरसिटी से दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पोटेंशियल ही नहीं है शेयर का। अरे किसी ने रेशो के क्वेश्चन कर लिए क्या? आयशी, रेशो का चैप्टर हुआ है स्कूलों में कहीं? Yes, sir. अर्निंग पर शेयर जैसे खेल होते हैं, अरे पता है? Yes, sir. तो डिटेल पे नहीं जाऊंगा मैं। तो यहाँ पर शेयर्स को बेचने से मुनाफा, एग्जांपल ऑफ विंडफॉल गेन्स, सबने याद करा हुआ है। विंडफॉल गेन्स नेवर बी इंक्लूड और ऑलवेज एक्सक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर है आयशी? Yes, sir. आगे, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट बाय फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा क्वेश्चन दिवेश गौतम से है, ये नेशनल इनकम में आएगा नहीं आएगा? विद रीजन। दिवेश कोशिश करेगा, कोशिश करेगा। दिव्यज्योत, जल्दी बोलना है बच्चों। डिवरीना, सर नहीं आएगा। रीजन बोलो बच्चे। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही है, ये तैयारी सबकी चाहिए, कंफ्यूजन वाला काम खत्म करो जल्दी से। अनुभव आपको क्लियर है? अनुभव अग्रवाल, अनुभव? यस यस बढ़िया बच्चे, मैं ये डिस्कशन कर चुका हूं, एग्जाम्पल में बदल बदल के बोल रहा हूं। मैंने पिछली बार सेम बात समझाई थी, कैसे फर्म फीस पे कर रही है लॉयर को, चार्टेड अकाउंटेंट को फीस पे कर रही है, तो ये एक्सक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही बात सामने चल रही है। एडवर्टाइजमेंट डन बाय द फर्म इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑलवेज एक्सक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो कंटिन्यू द वेरी नेक्स्ट एग्जांपल। बार बार डिस्कशन, क्लास के एक एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बने, सिर्फ 100 नंबर चाहिए, ज्यादा कोई लाना चाहे उसकी मौज है, वो अलग बात है। टीचर की लिमिटेशन, वो 100 से ज्यादा नहीं देगा। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, क्या बढ़िया लाइन है। कुशल, आपका क्वेश्चन, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड नेशनल इनकम में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा भैया, ट्रांसफर इनकम होगी। चिराग महेश्वरी, बढ़िया लाइन है ये। सर नहीं आएगा सर। क्यों? रीजन नहीं पता सर। नहीं, ऐसे कैसे बच्चे, ऐसे तो हम मानेंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चल रहा है, तो बिना रीजन के तो विंडफॉल गेन होगा सॉरी। नहीं भैया, बात दोबारा एक बार बोर्ड का पेपर करके आ गए तो बदलने की चॉइस 1 साल बाद होती है, और वो ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं करोगे कभी भी। तो आयशी आप बोलो। सेल नहीं आएगा सर। अरे रीजन बोलो, रीजन। सर ट्रांसफर इनकम, लाइक मतलब ये नहीं, फ्री। नहीं, 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 बोल दिया आपने, आपकी बारी खत्म हो गई। भैया हम नहीं काटा आएगा। मार के दोबारा भी तो लिख सकते हैं। हैं? नहीं, मैं तो वो ऑप्शन दे ही नहीं रहा ना आपको, एक ही बारी बस। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि आप पेपर में ही हैं और सोच रहे हैं। देखो वहां टीचर टोकने वाला नहीं मिलेगा आपको कोई भी, और ये नहीं कहेगा गलत सही है, और ये लिख लो। साहिल राजपाल, पुष्टि आप बताओ। सेल ऑफ लैंड, पुष्टि, अरे जल्दी बोलना है। सर नहीं आएगा। रीजन बोलो, सही बात है नहीं आएगा, रीजन। सर मेरे को भी ट्रांसफर इनकम लग रहा है। रिद्धि भारद्वाज, अरे सेकंड हैंड गुड्स। हो सकता है रीजन। कौन सा, क्या बोला है रीजन? आदित्य दोबारा बोलो। सर विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन, तो भैया गेन तो शब्द ही नहीं आ रहा ना। गेन तो यहाँ वो कह रहा है रिसिप्ट है। देखो ट्रांसफर इनकम जो बच्चे बोल रहे हैं वो अधूरा है। एक्चुअली में लैंड, तो गिफ्ट, फ्री गिफ्ट। अरे नहीं नहीं, फ्री गिफ्ट की बात भी नहीं है। लैंड के बारे में बता दूं, ये अरे अकाउंट्स वालों को जल्दी समझ में आएगा। अकाउंट्स में हमने पढ़ा 2 तरह की नेचर होती है, एक रेवेन्यू नेचर, एक कैपिटल नेचर। पुष्टि बात समझ में आती है? कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर। हाँ जी सर। कैपिटल, ये बताओ लैंड कैपिटल नेचर है कि रेवेन्यू नेचर है? जल्दी बोलना है।
Capital. कैपिटल नेचर। याद रखना, रेवेन्यू नेचर की अगर ट्रांसफर इनकम है तो उसे करंट ट्रांसफर। मैं यहाँ फर्क बताना चाह रहा हूँ, खाली ट्रांसफर इनकम नहीं है, थोड़ा और उसको इलेबोरेट कर रहा हूँ। एक होता है कैपिटल नेचर की ट्रांसफर इनकम, जैसे ये लैंड। एक होता है रेवेन्यू नेचर की ट्रांसफर इनकम, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं किसी को 10,000 रुपये का गिफ्ट दे दिया, अरे मैंने अमाउंट छोटा बोला है, 10,000 रुपये का गिफ्ट, किसी को स्कॉलरशिप दे दी, तो ये करंट ट्रांसफर इनकम पर्सनल इनकम में आती है, पीडीआई में आती है, नेशनल इनकम में तो वहां भी नहीं आती। और एक है कैपिटल ट्रांसफर, जो नेशनल इनकम का पार्ट ही नहीं है। एक्चुअली में लैंड इज ए आइटम ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये कभी भी रिसिप्ट भी वर्ड लिखा है। ट्रांसफर इनकम वाले ठीक हैं, बट उसको थोड़ा मैं और डिटेल में बता रहा हूँ। ये कैपिटल नेचर की ट्रांसफर इनकम है, जिसकी वजह से वेल्थ बोल सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हैं, नेवर बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज ऑफ कैपिटल नेचर ट्रांसफर इनकम। अरे कैपिटल ट्रांसफर इनकम एग्जैक्ट वर्ड है, टेक्निकल लेवल है। एक करंट ट्रांसफर इनकम होती है, अरे आयुषी समझ में आ रहा है, करंट ट्रांसफर इनकम, एक होता है कैपिटल ट्रांसफर इनकम, ये कैपिटल Yes, sir. ट्रांसफर इनकम। क्लियर है पुष्टि? कैपिटल ट्रांसफर इनकम असेट्स। तो ये कैपिटल ट्रांसफर इनकम को हम नॉन करंट ट्रांसफर इनकम भी तो हाँ, बोल सकते हाँ, हैं ना? वो बोल सकते हैं, वो चलेगा, वो चलेगा। आगे चलेंगे। फाइनेंस, सर, हाँ बोलो बच्चे। सर ये ट्रांसफर इनकम कैसे हुआ? मतलब तो बायलेटरल हो गया ना कि हम लैंड ले रहे हैं तभी पैसे आ रहे हैं। पहली बात तो ये सुनो, अगर मैं इसी की लैंग्वेज को पकड़ता हूं तो ये बोल रहा है रिसिप्ट, तो पहली बात तो ये अर्न इनकम नहीं है, रिसिप्ट है। दूसरी बात, ये जमीन तो सदियों से अच्छा, फिर जीके का क्वेश्चन आ रहा है। हिंदुस्तान की टोटल लैंड याद कर लो, 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर। अरे जल्दी बताओ महक, लैंड ऑफ इंडिया। 0.28 मिलियन स्क्वायर बच्चे किलोमीटर। दोबारा बोलता हूँ, 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर। कितना बोला है? 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर। सारे याद कर लो, जिस दिन इंडियन इको का पहला चैप्टर चलेगा बात बोलूंगा, और देखते हैं किसको याद रहेगा। खबरदार भूल मत जाना, 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर, ये लैंड ऑफ इंडिया। तो ये लैंड तो भैया 100 साल पहले भी ऐसा था, 500 साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। तो इसमें आपके साल में मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ हुआ? स्नेहा से मेरी बात है, ये स्नेहा ने पूछा कि इसको हम फैक्टर क्यों नहीं बोल रहे, इसको हम बायलेटरल क्यों नहीं बोल रहे। भैया ये आपके साल में कोई मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो है ही नहीं, ये तो पिछले साल भी था, 100 साल पहले भी था, 200 साल पहले भी था, जिसको मैं वेल्थ बोल रहा हूँ, जिसको मैं कैपिटल नेचर बोल रहा हूँ। इसके बदले में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? ये तो लैंड इन हजारों सालों में हजारों बार बिक गई है। अरे बात समझ में आ रही है? स्नेहा ने पूछा था क्वेश्चन शायद। सर मैंने पूछा था। अच्छा क्लियर हो गया महक? सर तो ट्रांसफर इनकम वालों को नंबर पूरे मिलेंगे, तो मैं उसको थोड़ा और डिटेल में बताना चाह रहा था, कैपिटल ट्रांसफर इनकम। तो आगे चलते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो बोलना जरूरी, डिस्कशन जरूरी। फाइनेंशियल हेल्प रिसीव्ड फ्रॉम फ्लड विक्टिम्स, लागवी आंसर चाहिए। सर नहीं होगा, फ्री गिफ्ट है, अर्नड इनकम। फ्री गिफ्ट का सॉरी, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम, हेड बोलोगे ना, हेडिंग क्या है? तो फाइनेंशियल हेल्प रिसीव्ड फ्रॉम फ्लड विक्टिम्स। भैया हिंदुस्तान में बड़ी सारी डिजास्टर चलती हैं टाइम टू टाइम, कहीं फ्लड आ जाता है, कहीं कोई और घटना घट जाती है, तो फिर सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दुनिया भर की फंडिंग करती है। तो ये क्या है? अरे आजकल भी फाइनेंशियल हेल्प हो रही है बहुत सारी, स्टेट लेवल पर अनाउंसमेंट हो रही है इस तरह की। तो क्या है वो? बट वो रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, खबरदार कैपिटल नेचर की नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या है? ऑलवेज एक्सक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज ऑफ, क्या बोलोगे आयुषी? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर इनकम। आगे चलेंगे जी, लेकिन ये करंट नेचर की है। परचेज ऑफ मशीन बाय ए फैक्ट्री, सोच के बोलना, ध्यान से बोलना। दीपांशु का नंबर है, दीपांशु। परचेज ऑफ मशीन बाय फैक्ट्री आएगा नहीं आएगा, रीजन चाहिए मुझे, बोलो। जमीरुद्दीन, जारुल गुप्ता, जल्दी जल्दी बोलने का काम, आएगा या नहीं आएगा, विद रीजन, ट्राई करने का काम। मैं बताऊं भैया? हाँ बोलो। नहीं आएगा भैया, सेकंड हैंड कंजम्पशन हो जाएगा ना। नहीं आएगा क्योंकि ये सेकंड हैंड है। आएगा अरे रुको, आएगा रुको, सर। रुको रुको, अरे सेकंड हैंड का कैसे पता चला? यहाँ तो लिखा ही नहीं है। पर और पढ़ लिया ना मैंने, परचेज ऑफ टैक्सी बाय टैक्सी ड्राइवर। परचेज ऑफ ए टैक्सी बाय टैक्सी ड्राइवर, यहाँ कैसे पता चला सेकंड हैंड है? ये बताओ। अच्छा चलो यही लाइन बता दो, टैक्सी खरीदी है टैक्सी ड्राइवर ने, यहाँ सेकंड हैंड का लिखा है। अरे टैक्सी शोरूम पे भी बिकती है। नहीं, बेच तो टैक्सी ड्राइवर रहा है ना।
अरे टैक्सी ड्राइवर बेच रहा है टैक्सी को अपनी, टैक्सी तो ड्राइवर दूसरे बंदे को बेच रहा है। अरे भाई परचेज, टैक्सी ड्राइवर खरीद रहा है, टैक्सी टैक्सी ड्राइवर खरीद रहा है, बेच नहीं रहा। सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर आएगा। एक मिनट, अंशी, अंशी आप बोलो, आएगा नहीं आएगा, रीजन मुझे चाहिए। अंशी। संचित आप बोलो। सर नहीं आएगा, इंटरमीडिएट गुड। ए बच्चे, भैया क्यों नुकसान हो रहा है ये? चिराग महेश्वरी आप बोलो। सर आएगा, ये बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। यस यस भैया सर ध्यान। पर हाँ बोलो बोलो। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी खरीदेगा तो उससे तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज होगा, तो ये तो इंटरमीडिएट हो गया। भैया टैक्सी देखो, आप अपनी फैक्ट्री में एक ट्रक खरीद के ले जाओ, ट्रक खरीद के ले जाओ, या आप मशीनें खरीद लो, या आप एज ए टैक्सी ड्राइवर टैक्सी खरीद लो, ध्यान से सुनना, या फैक्ट्री में मशीन खरीद लो, तो ये बताओ ये बिजनेस की फिक्स इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? है तो, टैक्सी लेकिन ड्राइवर के लिए ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है। 10 लाख रुपए की कार खरीद के ले आया, जिसके बिहाफ पर वो रोज पैसा कमाएगा और अपनी लाइवलीहुड जनरेट करेगा। इट इज ए फिक्स इन्वेस्टमेंट डन बाय द बिजनेसमैन। टैक्सी ड्राइवर बिजनेस हो गया ना उसका, उसका अपना बिजनेस है। तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, इट इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। ये संचित को बात समझ में आ रही है? यस सर, लेकिन इससे प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज भी तो हो जाएगा। इससे प्रोडक्शन, अरे भाई प्रोडक्शन और सर्विसेज, देखो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इसके बदले में वो पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा। और आपको मैं कंपोनेंट बोल रहा हूँ, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट एक बार फिक्स कर लिया, अरे आपने अपना, इवन आप अपना 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए मकान की कंस्ट्रक्शन में लगा देते हो, सिर्फ घर वाले हो आप, घर वाले हो, मकान की कंस्ट्रक्शन नेशनल इनकम में आती है, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक बार टैक्सी बनी, एक पूरे देश में जितनी भी टैक्सियां पहली बार बनाई हैं वो सारी मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है, इसीलिए नेशनल इनकम में आएगा। फाइनल गुड्स की बात कर रहा हूं, क्लियर है बच्चे? संचित? यस सर, थैंक यू। या तो फाइनल गुड या बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, या क्या बताया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आएगा पहली बार आपके साल में, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो और किसी को डाउट है पूछ ले, यहाँ दो एग्जाम्पल ऑलरेडी चल रहे हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें बच्चों। चलता हूँ अगला शब्द, अरे रॉयल्टी। पहले तो मैं रॉयल्टी का मीनिंग पूछूंगा, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया, एक नंबर से ऊपर मीनिंग नहीं मांगता। अरुणिमा आपको बताना है, रॉयल्टी का मीनिंग बचपन में याद कराया था। Sir, royalty is the reward of property. बढ़िया, सबको याद कराया, रॉयल्टी इज द रिवार्ड ऑफ प्रॉपर्टी। और मैंने कहा था आपकी बुक्स में ऑपरेटिंग सरप्लस का जो फार्मूला है, बुक्स में ऑपरेटिंग सरप्लस याद कर लो, इनकम मेथड में एग्रीगेशन ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आपकी बुक में 3 ही नाम लिखे हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस। लैंग्वेज लिखी है, इट इज द रिवार्ड ऑफ प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन जब मैंने आपको प्रैक्टिस कराई प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में, तो कहा रॉयल्टी आए ऑपरेटिंग सरप्लस में कंपलसरी लेना बिकॉज इट इज ए रिवार्ड ऑफ प्रॉपर्टी, और ना आए छोड़ देना। अरे कुशल याद आ रहा है? हाँ भैया, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये प्रिकॉशन है, ये प्रैक्टिकल में आए लेना है, और ये प्रिकॉशन थ्योरी में भी लगी हुई है। तो मेरा क्वेश्चन ध्रुव जैन से है, रॉयल्टी नेशनल इनकम में आएगा नहीं आएगा? बता चुका हूँ, जल्दी से बोलो विद रीजन। ध्रुव जैन? यस सर, आएगा सर। इट इज ए पार्ट ऑफ Part of- ऑपरेटिंग सरप्लस। Yes. फैक्टर इनकम बोल सकते हो, ऑपरेटिंग सरप्लस बोल सकते हो। इट इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, इट इज ए पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगली लाइन पर चलेंगे। वे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं ना? हाँ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिल्कुल उसी की लैंग्वेज है, थ्योरी है। तो यहाँ पर 24th, अब की बार नंबर कुशल का है। भैया लाइन बढ़िया है, पहले ध्यान से सोच के फिर बोलना, बाकी सब मन में सोचो। कमीशन ऑन फेयर कॉपीज पर ये कर लेना भैया, ये लाइनें लिखकर इसके आगे रीजंस लिख लेना। कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, सिर्फ इसी लाइन को बताएं कुशल, आएगा नहीं आएगा विद रीजन? सेकंड हैंड गुड्स भैया नहीं आना चाहिए, सेकंड हैंड गुड्स तो नहीं आते। अरुणिमा एक मिनट स्नेहा रुक जाओ। अरुणिमा आपका नंबर है, वो जिनको कंफ्यूजन है उनसे भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। अरुणिमा जल्दी बताओ, आएगा नहीं आएगा?
आवाज सौम्या बता रही थी। हाँ अरुणिमा बोलो। आएगा क्या दोबारा बोलो, अरे दोबारा बोलो। सर, मैं बोलूं? सौम्या बोलो। सर ये आएगी क्योंकि मिडलमैन जो कमीशन ले रहा है उसको तो सर्विस के पैसे मिल रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, और किसी से पूछते हैं एक बारी। अमन, अंजलि, अंशी, कोई भी बोलना चाहे जल्दी जल्दी। अमन, अंजलि, अंशी, कोई भी। अरे मेघ मौर्य, मेघ मौर्य, डैनियल, अनुभव, भैया आंसर दो। भव्या आंसर दो, भव्या एम। यस सर, आएगा ही। क्यों आएगा, जल्दी बोलना। सर भैया तुम तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे हो, ये मामला गड़बड़ है। आयुषी प्रोडक्टिव सर्विसेज की वजह से आएगा, है ना? यस सर, आएगा। रीजन बता दो, आने वाली बात ठीक सर है। ये ब्रोकर का एक अपना कमीशन है ना, जो अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज के तो लिए वो यूज तो करेगा अरे वो। वो तो लिखा ही हुआ है कमीशन, सेम शब्द थोड़ा ना लिखोगे। रीजन बताओ मुझे। सर मतलब वो इनकम है मिडिलमैन की जो वो अर्न कर रहा है। पेपर में ऐसे लिखोगे क्या मिडल मैन की इनकम है? अरे इनकम दो प्रकार की होती है, कंफ्यूजन हो, या तो बोलो फैक्टर इनकम है या बोलो ट्रांसफर इनकम। यस सर, फैक्ट मतलब पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। खाली इनकम तो गलत हो जाएगा, ट्रांसफर इनकम भी तो इनकम होती है। मामला कंफ्यूजन में चल रहा है, बताता हूँ भैया। पहली बात तो सुन लो, सेकंड हैंड गुड्स कभी भी नेशनल इनकम में नहीं आता, सबको याद है, कुशल ने बताया है। सेकंड हैंड गुड्स, अरे कोई भी गुड्स सेकंड हैंड है, वो जितनी मर्जी बार बिक जाए, अब वो सेकंड हैंड है, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगी। लेकिन इस सेकंड हैंड को बेचने में जो कमीशन एजेंट है, अरे ऐसे समझो आपका मकान 10 बार बिक चुका है, 11वीं बार बिक रहा है। गाड़ी 10 बार बिक चुकी है, 11वीं बार बिक रही है। हर बार मकान को बेचने में वही प्रॉपर्टी डीलर, वही कमीशन एजेंट नए सिरे से मेहनत करेगा, 10 लोगों को बोलेगा कि भैया ये वस्तु बढ़िया है, ये ले लो, तो वो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा है और हर बार उसकी मेहनत नहीं है। अरे मेहनत का पैसा इंग्लिश में याद करो, रिवार्ड ऑफ रेंडरिंग द सर्विसेज। वो मकान 50वीं बार बिक रहा है, वो प्रॉपर्टी डीलर 50 लोगों को मकान दिखाएगा, 6 महीने तक दिखाएगा, फिर किसी एक को मकान पसंद आएगा, फिर वो लेगा, तो वो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा है। क्या है? रिवार्ड ऑफ रेंडरिंग द सर्विसेज बाय द प्रॉपर्टी डीलर और कमीशन एजेंट, और बदले में पैसा मिल रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सबको मालूम है कमीशन के पैसे किसको मिल रहे हैं, सर्विसेज को रेंडर करने के बदले में। वो 10वीं बार बिका है, 10 बार कमीशन एजेंट पैसे लेगा, और 10 के 10 बार सीओई है, नई मेहनत कर रहा है वो। एक ही साल में एक मकान 10 बार बिक गया, कमीशन एजेंट को, प्रॉपर्टी डीलर को 10 बार कमीशन दी है, 10 की 10 बार नेशनल इनकम में आएगी, क्योंकि 10 बार वो मेहनत कर रहा है और मेहनत के पैसे है सीओई। आयुषी को बात समझ में आ रही है? और सर ये जो सीओई है ये फैक्टर इनकम का ही पार्ट है, तो हाँ, अगर हमने उसका हेड लिख दिया तो वो फैक्टर इनकम नंबर मिलेंगे, सीओई लिखोगे नंबर मिलेंगे, खाली इनकम लिखोगे जीरो मिलेगा, क्योंकि इनकम में ट्रांसफर इनकम भी आता है। ओके सर, ठीक है। तो ये इनकम वर्ड गलत है, ये मत यूज करना, स्पेशलाइजेशन चाहिए। फैक्टर इनकम बोल दो एब्सोल्युटली परफेक्ट, सर्विसेज के बदले में रिवार्ड, या कंपनसेशन ऑफ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कुशल क्लियर? हाँ भैया, क्लियर क्लियर। अगली लाइन, अरे इसी को ही लिखा है, ब्रोकरेज पेमेंट ऑन सेल ऑफ शेयर, एक ही बात है। शेयर्स कभी भी नहीं आते, शेयर्स नहीं आते, लेकिन कमीशन एजेंट। अरे थोड़ा सा बता दूं, आजकल तो हिंदुस्तान में शेयर्स की सेल परचेज डीमैट अकाउंट के थ्रू होती है। तो ब्रोकर आपका कौन होता है? वो बैंक जिसने डीमैट की फैसिलिटी दी है। अरे सारे बैंक आज की डेट में ब्रोकर हैं। कुशल मालूम है नहीं मालूम है? नहीं तो याद कर लो। हाँ जिस भैया। बैंक में डीमैट की फैसिलिटी है वो बैंक अपने आप में ब्रोकर है, और जितने शेयर्स वहां खरीद रहे हो उसका एक पैसा कटेगा चार्जेस, और वो बैंक में जाते हैं। और कुछ यहाँ पर शेर खान, नाम सुना है कभी शेर खान? यस सर। अरे खबरदार, मैं पिक्चर के शेर खान की बात नहीं कर रहा, कभी मूवी का शेर खान याद आ जाए। अरे आयुषी याद आ रहा है? शेर खान एक मूवी में भी था। यस सर। तो ये शेर खान हिंदुस्तान की एक बड़ी कंपनी है, ब्रोकर है, और इसने इसने अपना एक ऐप बना रखा है और लोगों को उस ऐप में जोड़ रखा है, और फिर ये कहता है कि भाई हमारे इस पोर्टल पर आकर दुनिया भर के शेयर्स वेंचर्स खोलो, खरीदो, बेचो, और ये तरह तरह के सजेशंस देता है ताकि लोग पैसा कमाएं अपने कस्टमर्स को, जो यहाँ पर इनके ऐप में जाके पैसा लगाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जस्ट लाइक द बैंक्स। क्लियर है बच्चे?
हाँ भाई। तो ये सब ब्रोकर हैं और इन ब्रोकर्स के थ्रू कोई भी सेल परचेज करेंगे कमीशन कटेगी कटेगी। ये कमीशन वो अपने सर्विसेज के बदले में मांग रहे हैं। डीमैट की फैसिलिटी दी है, तरह तरह के सजेशंस देते हैं, इस कंपनी के शेयर खरीदो, इसके बेच दो, यहाँ पैसा लगाओ। एक कुछ है पैसे भी तो होती है जो 0% ब्रोकरेज फीस लेती है। भैया 0% तो लोगों को अट्रैक्ट करने की स्कीम होती है कि एक सारी जिंदगी के लिए 0% का होता है। वो कहते हैं आप अकाउंट खोल लो हमारे यहाँ डीमैट का, 1 साल के लिए 0% ब्रोकरेज, 2 साल के लिए 0%, सारी जिंदगी के लिए कभी कोई नहीं देता। अरे बिजनेस स्कीम है कि अरे कोई शोरूम कह दे हमारे यहाँ आप आ जाओ तो पहली बार हम आपको इतना कैशबैक देंगे, इतना कैशबैक देंगे। अरे कुशल को क्लियर है? हाँ वो ठीक है। ये मार्केटिंग की पॉलिसीज हैं। तो आगे चलते हैं। लेकिन कमीशन, अरे वो 0% वो कह रहा है पूरे साल में, अरे जो भी हम अकाउंट खोलते हैं ना जिसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट, तो वो कहता है उसके चार्जेस नहीं लेंगे, उसके नहीं लेंगे, सेल परचेज के चार्जेस ले लेंगे। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कमाई होगी। डीमैट के अलग से चार्जेस लेते हैं पूरे साल के एनुअल, और सेल परचेज के अलग से चार्जेस हैं। और कुछ माफ कर देंगे तो इसलिए कर देंगे, अरे बड़े बड़े इन्वेस्टर को कहते हैं आ जाओ बस हमारे यहाँ आओ, पैसे लगाओ, ताकि उनका बैलेंस शीट बढ़िया हो जाए। आगे चलता हूँ जी, अगली लाइन। तो ये नहीं ये आएगा कमीशन वाली बात, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अगली बात क्वेश्चन में लिखा है, अरे बढ़िया लाइन चल रही है। अब की बार आंसर लागवी। डिविडेंड रिसीव्ड बाय इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन ए फॉरेन कंपनी। लागवी सर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रीजन बोलो। सर इसमें शेयर लिखा है ना। इसकी जान निकाल देनी चाहिए। सर एक और आंसर मेरे पास आ सकता है क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी है। अब भैया दोनों बोल रहे हो, पेपर कंफ्यूजन ठीक करने का काम है। सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात, आप हिंदुस्तान के बाहर किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदो तो आपको शेयर नहीं मिलेंगे। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आयुषी से है, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे? अरे जल्दी से 1 नंबर का टॉपिक तैयार करो। जीडीआर, एडीआर, सर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। सारे याद कर लो। हिंदुस्तान में किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो आपको शेयर्स मिलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका की किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीद लो तो उसके बदले में आपको एडीआर मिलेगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फुल फॉर्म याद कर लेना। और अमेरिका को छोड़ के पूरी दुनिया में किसी भी और कंट्री के शेयर्स खरीदोगे तो बदले में जीडीआर मिलेगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अब इनके बदले में ध्यान से सुनना पूरी क्लास, शेयर्स में पैसा लगाओ, नेशनल इनकम में नहीं आता। शेयर्स के बदले में शेयर्स को बेच के मुनाफा आ रहा है, मुनाफा, तो ये भी नहीं आता बिकॉज ऑफ विंडफॉल गेन्स। आयशी इतनी बात पक्की हो गई? यस सर। लेकिन शेयर्स के बदले में जो डिविडेंड आ रहा है, अरे शेयर्स में पैसे लगाए, कंपनी ने वो पैसे प्रोडक्शन में लगा दी। अरे कंपनी पैसे किस लिए मांग रही है मालिकों से? बदले में प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन के बदले में प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट का एक हिस्सा, सबने याद करा है, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड के नाम से आपको मिलेगा, डिविडेंड के नाम से मिलेगा। तो डिविडेंड किसका पार्ट है? प्रॉफिट का। प्रॉफिट किसका पार्ट है? प्रॉफिट के प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अगेंस्ट में उसका एक हिस्सा है डिविडेंड। तो ये मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। तो लागवी, ये नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? पहले ये बताओ। आएगा। अब ये, अरे आएगा, मेरे से पूछ रहे हो? अरे आएगा। अब ये प्रॉफिट फॉरेन कंट्री से आ रहा है, फॉरेन कंट्री से आ रहा है, हिंदुस्तान से नहीं आ रहा। तो ये प्रॉफिट क्या है? फॉरेन कंट्री से आए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अरे क्लियर है लागवी? यस सर। खबरदार गड़बड़ नहीं करना। अरे मैं कह रहा हूँ 100 ही नंबर लाने हैं, आप कह रहे हो छोड़ो ना भैया 5-10 कटेंगे। ये क्या मजाक हो रहा है? भैया अगर फॉरेन कंपनी की जगह इंडियन कंपनी होती तो क्या होती? इंडियन कंपनी है तो हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह सिर्फ फैक्टर इनकम लिखेंगे। सर इसे हम सिर्फ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लिख सकते हैं? ना ना, गड़बड़ हो जाएगी ना, फॉरेन कंपनी अधूरी बात हो जाएगी ना। प्रॉफिट लिखना गलत है। प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन कंपनी, हिंदुस्तान का प्रॉफिट है, तो ये गड़बड़ है। ये फॉरेन कंपनी से आ रहा है तो टेक्निकल लेवल लगाओ ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये लेवल है। पेपर क्लेम क्यों नहीं यूज हो रहा? अरे पेपर क्लेम का मतलब याद कर लो, जिसमें सिर्फ शेयर्स, सिर्फ डिवेंचर्स, सिर्फ बॉन्ड्स। 10,000 रुपए, अरे कागज के नोट देकर आप दूसरे कागज के टुकड़े ले आए जिस पे लिखा है इस कंपनी का मालिकाना हक,
10,000 रुपए के बराबर। तो एक कागज के टुकड़े में दूसरा कागज का टुकड़ा, कोई मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन की बात नहीं हो रहा, ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, ये नहीं आता। फिर मैंने कहा वो कागज का टुकड़ा, चाहे वो पेपर करेंसी के नाम से हो, देश का 2,000 रुपए का नोट हो जिसको डॉलर में बदलते हुए मुनाफा आ रहा हो, कि हिंदुस्तान के शेयर्स हो उसको बेचने में मुनाफा आ रहा है, वो इसलिए नहीं आएगा विंडफॉल गेन से। लेकिन शेयर्स के बदले में डिविडेंड आ जाए तो याद रखना ये शेयर्स के बदले में नहीं आ रहा, ये जो पैसा शेयर्स के बदले में पैसा कंपनी ने प्रोडक्शन में लगाया है उस प्रोडक्शन का रिवॉर्ड है, अरे डिविडेंड सबको मालूम है क्या होता है, याद कर रखा है, डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे होता है, प्रोडक्शन के बदले में रेंट इंटरेस्ट वेजेस प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा है डिविडेंड। मीनिंग याद करा चुका हूं। तो डिविडेंड फैक्टर इनकम है, खाली डिविडेंड लिखा हो या प्रॉफिट लिखा हो फैक्टर इनकम विद इन द कंट्री, लेकिन ये फॉरेन कंट्री से आ रहा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, गड़बड़ नहीं करना। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और बोल दूं, ध्यान से सुन लो, कंफ्यूजन वाला काम होगा। डिबेंचर्स बिल्कुल नहीं आते फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, डिवेंचर को बेचने से मुनाफा होगा, बिल्कुल नहीं आएंगे विंडफॉल गेन्स, लेकिन डिवेंचर के बदले में ब्याज आ रहा है। कुशल बात समझ में आ रही है आयुषी? यस सर। डिवेंचर के बदले में ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, यस फैक्टर इनकम वो आएगा नेशनल इनकम में, जैसे यहाँ डिविडेंड आ रहा है। अरे सबको मालूम है, बीएसटी में सबने पढ़ रखा है डिवेंचर के बदले में इंटरेस्ट। अरे आयुषी क्लियर है? यस सर। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड की बात करें फैक्टर इनकम बोलूंगा, लेकिन फॉरेन कंट्री से आ रहा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर रीजन आ गया, इट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बच्चों अगली लाइन, आयुषी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय प्रोडक्शन यूनिट। नो सर नहीं आएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबको याद है, रॉ मटेरियल परचेज बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एग्जांपल भी लिखा है, मिल्क परचेज बाय स्वीट शॉप। अरे मिठाई बनाने के लिए मिल्क खरीद लिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सबने मीनिंग याद करा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, नेवर बी इंक्लूड और ऑलवेज एक्सक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगली बात, अर्निंग ऑफ, कुशल को आंसर बोलना है, अर्निंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर हैविंग ए क्लिनिक एट हिज ओन रेजिडेंस। आएगी भैया। क्यों, रीजन चाहिए? मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। बिल्कुल बढ़िया है, एक डॉक्टर ने अपने घर में ही दुकान खोल ली है, अपनी भी सर्विसेज दे रहा है, जमीन का किराया भी चाहिए, तो जो भी वो फीस चार्ज कर रहा है इंक्लूड और एग्रीगेशन ऑफ रेंट इंटरेस्ट वेजेस प्रॉफिट, बोले तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो रीजन आपको पता चल गया। फैक्टर्स भी कह सकते हैं। क्या बोलते, दोबारा बोलना बच्चे? सेल्फ इम्प्यूटेड फैक्टर्स। हाँ, रिवार्ड ऑफ सेल्फ इम्प्यूटेड, एक ही बात है, रिवार्ड ऑफ सेल्फ इम्प्यूटेड फैक्टर्स या मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, बिल्कुल लिख सकते हैं। इट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट इज a रिवार्ड ऑफ सेल्फ इम्प्यूटेड फैक्टर्स और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो किसी को भी फैक्टर इनकम लिख सकते हैं। महक दोबारा बोलना, क्या बोला है? बस फैक्टर इनकम लिख सकते हैं। अरे एक ही बात चल रही है, ये फैक्टर इनकम का ही केस चल रहा है, बिल्कुल माना जाएगा, एक ही हेड है, थोड़ा बहुत उसको इलेबोरेट किया जा रहा है आगे पीछे, वोकैबुलरी स्किल बदला जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ नंबर नहीं कट पाएंगे। क्लियर है? महक को क्लियर है? स्नेहा को? स्नेहा, हाँ। तो अभी समय की लिमिटेशन, भैया सब रिवाइज करते रहो, नोट्स को